बढ़ते हैं आगे। लखनऊ से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। संभावित प्रत्याशियों को संकेत दे रही है समाजवादी पार्टी। मिल्कीपुर से अजीत को टिकट संभव है। अवधेश प्रसाद के बेटे हैं अजीत प्रसाद और कटहरी से छाया वर्मा को टिकट संभव है। लालजी वर्मा की बेटी हैं छाया वर्मा। उपचुनाव की घोषणा के बाद होगा ऐलान और यूपी में 10 सीटों पर होना है उपचुनाव। करहल से तेज प्रताप को टिकट मिल सकता है। सीतामऊ से इरफान के परिवार को टिकट, सूत्रों के हवाले से खबर है। कुंदरकी से हाजी रिजवान को टिकट संभव है। मीरापुर से कादर राणा को टिकट दिया जा सकता है। बाकी 4 सीट के लिए सपा में मंथन जारी है। तो यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर संभावित प्रत्याशियों को लेकर अब संकेत दिख रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। मिल्कीपुर सीट जो कि अहम सीट मानी जा रही है इस उपचुनाव में, उस पर अजीत को टिकट दिया जा सकता है। अवधेश प्रसाद के बेटे हैं अजीत प्रसाद। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे। ओपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। इसके अलावा धर्मेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से विशाल रघुवंशी भी मौजूद हैं। अयोध्या से सत्यप्रकाश भी जुड़े हुए हैं और प्रयागराज से मोहम्मद गुफरान भी मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले क्योंकि अयोध्या जाना है मुख्यमंत्री को, तो सत्यप्रकाश के पास चलते हैं। सत्यप्रकाश, क्या कार्यक्रम मुख्यमंत्री का बताया जा रहा है अयोध्या आने का? यहाँ 2 दिवसीय दौरे के दौरान अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या लगभग 4 बजे अयोध्या उनका आना है, जिसके बाद सीधे राम मंदिर हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करेंगे और उसके साथ ही अयोध्या में तमाम विकास की योजनाएं जो चल रही थी, तमाम जो योजनाओं को लेकर किस प्रकार से जो तैयारियां हैं, क्या पूरा कर लिया गया। इसके साथ ही उपचुनाव की तैयारी, क्योंकि मिल्कीपुर बेहद खास सीट माना जाता है, ऐसे में अधिकारियों के साथ जो है उपचुनाव की तैयारी को लेकर भी मंथन किया जाएगा, जिसमें जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके साथ ही अयोध्या अगर आते हैं तो अयोध्या में साधु संतों से जरूर मुलाकात होती है, तो देर शाम संतों से मुलाकात है, संतों के साथ अल्पाहार भी लिया जाएगा और रात्रि विश्राम के बाद दूसरे दिन स्वर्गीय जो दिगंबर अखाड़ा की बांध रहे जो परमहंस दास चंद्र रामचंद्र परमहंस दास की जो है समाधि स्थल पर जाएंगे और उसके बाद दिगंबर अखाड़ा में उनकी मूर्ति का अनावरण करेंगे। यह पूरा यह कार्यक्रम है जिसको लेकर यहाँ तैयारियां की जा रही है। मामा ये पीछे हम आपको तस्वीर दिखा दें कि यह वही स्थल है जहाँ पर सरयू घाट के किनारे, जहाँ पर हेलीकॉप्टर यहाँ पहुंचेगा और यहाँ से सीधे अधिकारियों के साथ उनका काफिला राम मंदिर की ओर जाएगा, क्योंकि अयोध्या में सावन झूला मेला का भी आयोजन हो रहा है। आज से जो है सावन का आयोजन जुलूस होगा। तो ऐसे में वापस आएंगे आपके पास सत्यप्रकाश, आप बने रहिएगा। लखनऊ चलते हैं, विशाल रघुवंशी भी हमारे से जुड़े हैं। विशाल, ये जो रणनीति तैयार की गई है उपचुनाव के लिए 10 सीटों को लेकर, इसको किस तरीके से हम देखें? फुल प्रूफ तैयारी के साथ अब मैदान में जाएगी बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी? देखिए बिल्कुल, ये जो सपा की और बीजेपी की जो तैयारी है उसको आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उपचुनाव को लेकर अभी तारीखें घोषित नहीं हुई हैं। लेकिन आप देखिए बीजेपी जहां एक तरफ मंत्रियों की पूरी टीम बना चुकी है, खुद मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाल लिया है, इसके साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष धर्मपाल सिंह जो प्रदेश महामंत्री संगठन है, ये सभी लोग जो है 2-2 सीटों की निगरानी करेंगे। तो वहीं पर सपा ने भी अपने प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अखिलेश यादव खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ये जो 10 विधानसभा की सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होना है, इसको लेकर इसलिए भी कवायद की जा रही है क्योंकि क्या पीडीए फैक्टर अभी भी कारगर है उत्तर प्रदेश में, ये एक इसका टेस्ट होगा। या तो ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने आरक्षण की कार्ड जो है वो ढूंढ ली है, अगर जीतती है तो ये बता सकेगी। तो इसी सब तमाम मुद्दों को लेकर ये जो चुनाव होगा ये बेहद महत्वपूर्ण चुनाव होगा। और केवल 10 सीटों को इसको नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि इसमें जो तमाम सीटें हैं, चाहे वो हम मिल्कीपुर की बात कर लें, वो बीजेपी के पास नहीं थी। अम्बेडकर नगर की कटहरी सीट की बात कर लें, वो जो है अब बीजेपी के पास नहीं थी, वहाँ पर खुद मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाला है। तो ऐसे में वहाँ पर मिल्कीपुर सीट बचाना समाजवादी पार्टी के लिए भी बेहद चुनौतीपूर्ण है कि उनका ये बताना जरूरी होगा कि जो लड़ाई हुई थी वो चुनाव की, वो उसमें कमंडल वर्सेस मंडल था, ना कि ये केवल एक जो दूसरी जो संविधान का मुद्दा था केवल उसी को लेकर। ये सब तमाम ऐसी चीज़ें हैं, पीडीए फैक्टर है, चाहे वो हम बात भी करें अयोध्या मामले को लेकर, जाति बिरादरी की जो पूरी राजनीति होती है, इन सब तमाम चीज़ों पर फिलहाल जो है ये चुनाव पूरा केंद्रित होगा। और विशाल वापस आएंगे आपके पास। ओपी सिंह साहब, अब मैं आपके पास आती हूं। 10 सीटों को लेकर ये जो पावर शो की जंग अब शुरू हो गई है, क्या इसको लेकर आप लोगों की तैयारियां हैं? कितने कॉन्फिडेंट है? और जो फैक्टर्स आपके पिछली बार काम नहीं कर पाए थे लोकसभा चुनाव में, क्या उससे अब उबर पाएगी पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेती है। ये जो 10
विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है, इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कल ही कोर कमेटी की बैठक हुई और जैसा कि आपने बताया कि दोनों डिप्टी सीएम और धर्मपाल सिंह जो प्रदेश महामंत्री संगठन और प्रदेश अध्यक्ष, सबको 2-2 विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है। हम पूरी मुस्तैदी के साथ मैदान में हैं और 10 विधानसभा सीट जीतेंगे। समाजवादी पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव में उसको जरूर सफलता मिली, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्होंने जो आरक्षण का और संविधान का जो खोटा सिक्का जनता के बीच में चलाया था, वो खोटा सिक्का बार बार नहीं चलने वाला है, क्योंकि जनता ये देख चुकी थी न तो संविधान बदलने वाला है और न तो आरक्षण बदलने वाला है, जिस पर इन्होंने भ्रम की स्थिति पैदा किया। इस बार हम बहुत सोच समझ करके 10 विधानसभा में अपने उम्मीदवार को उतारेंगे और हमारी पार्टी, हमारा संगठन सब एक साथ मिलजुल करके अपनी उपलब्धियों, अपनी नीतियों, हमारी देखिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 37 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनी है जो 62 साल के रिकॉर्ड को तोड़ा है 2014 से लेकर ठीक है। धर्मेंद्र सिंह जी, यानी कि ओपी सिंह जी ये कहना चाह रहे हैं कि जो झूठ आप लोगों की तरफ से फैलाया गया था, अब आगे वो काम नहीं आएगा। जी, सवाल यहाँ ये है कि पहली बात तो जो ओपी सिंह जी कह रहे हैं, शायद उनको ज्ञान नहीं है कि जो जिन सवालों को लेकर के, जिन मुद्दों को लेकर के हम लोकसभा के चुनाव में गए थे, वो सारे बुनियादी सवाल है जिटिज बने हुए हैं। हम उन मुद्दों के साथ इस उपचुनाव में भी जाएंगे और आने वाले सारे चुनाव में जाएंगे। जनता ने इनको हराने का मन बना लिया है। न केवल 10 वाले सारे चुनाव भाजपा हारेगी। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान, न केवल संविधान बदलना चाहती थी, उसका उनको जवाब जनता ने दिया। जो समय समय पर परिलक्षित भी होता है, देखता किस तरह गैर कानूनी तरीके से नेम प्रदर्शित करने का, डिस्क्रिमिनेट करने का काम किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ लगाई, उस पर रोक लगाई। बल्कि जैसे आरक्षण जैसे जो बुनियादी सवाल हैं, इनकी पार्टी के लोग सवाल उठा रहे हैं। अभी देखिए इनके केंद्र में मंत्री किस तरह उन्होंने पहले चिट्ठी लिखा और कल फिर उन्होंने बयान दिया। तमाम इनके विधायक और मंत्री लगातार, और आपकी पार्टी के लोग पीडीए पर सवाल उठा रहे हैं कि आप पिछड़े और दलित की उपेक्षा करते हैं, आप लोगों को सिर्फ अल्पसंख्यकों की चिंता है। नहीं, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, मार्जिनाइज्ड अगड़ों का नाम लेने से इनको दिक्कत क्यों है? कारण कि ये कुछ लोग मिल करके सारे संसाधनों पर कब्जा करके सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं, इसलिए पीडीए का नाम लेने से इनको डर लगने लगता है, इनको तुरंत बेचैनी हो जाती है। ये पीडीए, एक बात मैं क्या कह रहा हूं, पीडीए का हक मारी कौन कर रहा है? सवाल यह है कि आप सारी नौकरियों को संविदा में बदल दिए और उसमें आरक्षण का पालन नहीं हो रहा है। दूसरी बात, नौकरियां नौजवानों को आप देना नहीं चाहते। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे बुनियादी सवाल जस के तस बने हुए। स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह लचर हो चुकी है। धर्मेंद्र जी, बहुत सारे सवाल आपने कर दिए। ओपी सिंह साहब से आगे मैं जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी गुफरान भी बने हुए हैं। गुफरान, जिस इलाके में आप मौजूद हैं वहां की फूलपुर सीट भी काफी अहम मायने रखती है। किस तरीके का मुकाबला इस बार नजर आ रहा है? प्रत्याशी कई सामने आ रहा है। बिल्कुल, देखिए फूलपुर विधानसभा जो है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जब यहीं से आते हैं तो उनकी जिम्मेदारियां भी जो है वो बढ़ गई हैं, और उनको जो जिम्मेदारी सौंपी गई है फूलपुर के साथ साथ मिर्जापुर की मझवा विधानसभा जो है, ये दोनों विधानसभा कहीं न कहीं से बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि लोकसभा का जो अभी हाल में चुनाव हुआ है तो फूलपुर विधानसभा की अगर बात करें तो बीजेपी इस विधानसभा में 18,000 मतों से पीछे थी। मझवा की अगर बात करें वहां 2,000 की महज लीड थी लोकसभा चुनाव में। तो ये दोनों सीटें बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं से उत्साहित है जिस तरीके से उसको सफलता मिली है लोकसभा के चुनाव में, और इन दोनों जगहों की अगर बात करें तो यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी का जो कॉन्टेस्ट था वो शानदार था, तो उनके लिए कहीं न कहीं से स्कोप जरूर दिख रहा है। हालांकि बीजेपी इस चुनाव को अपनी एक प्रतिष्ठा भी मान रही है, और समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं से इस उपचुनाव के जरिए जो लोकसभा चुनाव में उसने जो तमाम मुद्दे लेकर के गई थी उन मुद्दों को साबित करने की कोशिश करेगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की एक बड़ी जिम्मेदारी इस सीट पर है कि वो अपनी जो उनकी प्रतिष्ठा है उसको बरकरार रखें, उसको बनाकर रखें, क्योंकि हमने देखा था कि जब 22 का विधानसभा चुनाव हुआ था तो वो अपने गृह जनपद कौशाम्बी के सिराथू से हार गए थे, लेकिन जब विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं तो उनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, और 2 विधानसभा जो उनके हिस्से में आई है, 2 विधानसभाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गुफरान, आप बने रहेगा, वापस आते हैं आपके पास। ओपी सिंह साहब, जो सवाल धर्मेंद्र जी ने आपसे किए वो, और दूसरा ये कि जो हमारे सहयोगी गुफरान भी कह रहे हैं कि बहुत सारी चुनौतियां हैं आपके सामने, प्रतिष्ठा की चुनौती और दूसरा एकजुटता दिखाने की भी चुनौती। जो टकराव हुआ था क्या वो पूरी तरीके से खत्म माना जाए?
देखिए बिल्कुल उन्होंने सही कहा। अच्छा बताइए कौन सा ऐसा चुनाव है जो किसी पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण नहीं होती? हर चुनाव चुनौतीपूर्ण होती है। लेकिन जो धर्मेंद्र जी ने बार बार पीडीए की बात किया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी हाल में अयोध्या में जो पीडीए की बेटी के साथ जो बलात्कार किया, उसके प्रति इनका ट्विटर कहाँ चला गया? इंडिया गठबंधन का, समाजवादी पार्टी का, इनकी पार्टी का कोई नेता गया? वो बेटी किस पार्टी की है? वो भी तो पीडीए से ही आती है, वहां पीडीए इनका काम नहीं करता। और जिसने बलात्कार किया उसको संरक्षण दे रहे हैं, उसको पार्टी से भी नहीं निकाल रहे हैं, और वो उनके ब्लॉक का समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष है। हरदोई में आप ये समझिए कि वहां के ये समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष ने, वीरेंद्र यादव ने सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। वहां इनका ट्विटर नहीं बोलता, वहां कानून व्यवस्था की बात नहीं उठती, वहां ये नहीं जाएंगे। इनका जो है पीडीए छद्म है, एक प्रकार का धोखा है। ये जनता को धोखा देकर, जैसे इन्होंने आज तक इन्होंने कांग्रेस ने मुसलमानों को केवल भड़काने का काम किया, बरगलाने का काम किया, आज उन मुसलमानों को हमारी केंद्र प्रदेश की सरकार जिस पीडीए की बात कर रहे हैं, हमारी 64 योजनाएं चल रही है प्रदेश सरकार। कोई पक्षपात है, कोई भेदभाव है, कोई इसमें जातिवाद है? ठीक है, धर्मेंद्र जी वो कह रहे हैं कि पीडीए के नाम पर आप धोखा दे रहे हैं। पीडीए का नारा लगाते हैं तो ये नारा क्यों नहीं अयोध्या में जाके लगाते हैं? क्यों नहीं वहाँ इनका पार्टी का कोई नेता जा रहा? वो बेटी बेटी नहीं है, उसके साथ इनकी पार्टी का कोई अन्याय करेगा तो वो नहीं माना जाएगा। आप चुप रहे प्लीज। देखिए, अयोध्या की जनता ने, मुख्यमंत्री जी 65 से अधिक बार अयोध्या गए थे, उनको जवाब देने का काम किया है। अब चाहे अयोध्या, चाहे मिल्कीपुर की बात हो, चाहे कटेरी की बात है, दोनों सीटें हारेंगे मुख्यमंत्री, जो जोर लगे तो लगा ले। सवाल आता है, जवाब उठाते हैं बेटी के साथ आपने किया है लेकर के, अब सुन लीजिए हमको। भारतीय जनता पार्टी भारतीय न्याय संहिता लेकर के आई, और भारतीय न्याय संहिता में डीएनए कराना या अन्य जो भारतीय न्याय संहिता पर चले गए। अरे भैया जो पूछा जा रहा है उसको जवाब दो ना। लग रहा है आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? टेस्ट कराना, चाहे वैज्ञानिक टेस्ट कराने हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, मोबाइल लोकेशन लेने में आपको डर क्यों लग रहा है? आप कुछ छुपाना चाहते हैं, असली गुनाहगारों को बचाना चाहते हैं। रही बात उस पीड़ित के लिए, पीड़ित के साथ समाजवादी पार्टी के सरकार में कितने लोगों का डीएनए टेस्ट हुआ है? जितने अपराध हुए, आज जो है निषाद की बेटी के साथ हुआ, आप उसके साथ नहीं। एक एक करके आप एक साथ बोलेंगे तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। आपने अपनी बारी में बोली। समाजवादी पार्टी की सरकार में कितने लोगों का डीएनए टेस्ट हुआ? दूसरी बात मैं बताऊं, किस तरह से बनारस के अंदर जो घटना हुई, अभी कल ही एक होटल भारतीय जनता पार्टी के रिश्तेदार का वहां की पुलिस ने भ्रष्ट किया, क्या करा रहे थे? किस तरह से धर्मेंद्र जी, ओपी जी प्लीज मुद्दे पर रहते हैं ना, उपचुनाव पर बात करते हैं। बनाने में उसका जीता जाता होगा, वहाँ का स्थानीय लोग भोग रहे हैं। किसी का घर 4 नंबर गेट के पास गिर गया, पूरा परिवार दबा हुआ है। आपके भ्रष्टाचार को कौन भोग रहा है? बनारस के स्थानीय लोग, अयोध्या के स्थानीय लोग। भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और जो है विकास को लेकर 2017 से आप पैदल हो गए। उत्तर प्रदेश की जनता केवल कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और उत्तर प्रदेश के विकास, परिवारवाद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को लगातार 2 बार से जो है वो भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बना रही है। राम मंदिर में भ्रष्टाचार आपने किया, अयोध्या में, बनारस के अंदर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने में भ्रष्टाचार किया। आप तो राम भक्तों पर गोली चलाए थे। आप तो इंडिया गठबंधन में जिसने की भगवान राम के वजूद को ही इनकार कर दिया था। आपको कहा भगवान राम के बारे में बोलने का अधिकार है? पहले राम भक्तों पर गोली चलाने वाले सरकार जब आपकी थी तो पहले उनसे माफी मांगिए, और पहला काम ये करिए कि अखिलेश यादव को, इंडिया गठबंधन के गांधी परिवार को बताइए कि देश की आजादी के बाद आज तक राम मंदिर में नहीं गए। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण वो आज तक। ठीक है, आप दोनों बनी रहेगा। विशाल के पास एक बार फिर से चलते हैं। विशाल, ये वो मुद्दे हैं जो कि कभी खत्म होने वाले नहीं हैं, और राजनीति में हमने वक्त वक्त पर देखा ऐसे मुद्दे इस्तेमाल होते रहे हैं जिसका प्रभाव जनता तक गया है, और उसी के आधार पर वोटिंग भी हुई है। देखिए बिल्कुल, अगर आप देखिए तो 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से लगातार सपा जो है पीडीए पर फोकस कर रही है, तो वहीं बीजेपी इस बात को लेकर अपनी तैयारी कर रही है कि संविधान का जो मुद्दा है उसको लेकर जो विपक्ष ने जो बात कही है उसकी काट ढूंढी जाए। और ये जो उपचुनाव है ये उसका लिटमस टेस्ट होगा। उपचुनाव की 10 सीटें ऐसी हैं जिन पर अगर आप देखिए तो हर एक सीट का एक अलग महत्व है। अगर हम मिल्कीपुर की बात करते हैं तो अयोध्या का जादू अभी बरकरार है या नहीं है सपा के लिए, ये मिल्कीपुर की सीट बता देगी। अम्बेडकर नगर के जो कटहरी सीट है उस पर जो है समाज
समाजवादी पार्टी का कब्जा है, उससे पहले बसपा का कब्जा था, वहाँ से लालजी वर्मा जो बसपा में से तब उन्होंने सब कब्जा किया, उसके बाद जो है वहाँ से वो सांसद हो गए अब अम्बेडकर नगर से, तो उनकी बेटी को वहाँ से लाया जाए, तो वहाँ पर बीजेपी की तरफ से खुद जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाल ली है। फूलपुर की बात कर लेते हैं हम, खैर की बात कर लेते हैं या मीरपुर की बात कर लेते हैं, तो ये सब सीटों की अगर हम गणित को देखें तो ये कहा जा सकता है कि इन सीटों की लड़ाई जो है बड़ी दिलचस्प है। जाति समीकरण और इसके साथ साथ जो स्थानीय मुद्दे हैं और इसके साथ साथ जो पीडीएफ फॉर्मूला जो समाजवादी पार्टी लेकर चल रही है, या बीजेपी जो अपने बार बार हिंदुत्व के बिल्कुल एक बार फिर से पीडीएफ को भुनाने की तैयारी है और बीजेपी की तरफ से हिंदुत्व का मुद्दा बनाकर घेरने की कोशिश की जा रही है। वापस आएंगे विशाल आपके पास, गुफरान के पास चलते हैं। गुफरान, जिस तरीके से हम जंग लगातार उपचुनाव के लिए देख रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से भी संभवित प्रत्याशियों के नाम सामने आ रहे हैं और माना जा रहा है इसमें बहुत सोच समझकर प्रत्याशियों को उतारने की तैयारी है। बिल्कुल देखिए, समाजवादी पार्टी के लिहाज से अगर इस पूरे उपचुनाव को देखें तो उसके लिए कहीं न कहीं से एक बड़ा चैलेंज बन करके सामने आ रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनको जो सफलता मिली है उससे उत्साहित भी हैं और तमाम जो मुद्दे, चाहे आरक्षण की बात करें, संविधान की बात करें, नौजवानों के रोजगार की बात करें, इन तमाम मुद्दों को लेकर के वो चुनाव में गए थे, उसका उनको फायदा मिला। लेकिन अब वो सत्ता में नहीं है, उनको जो उम्मीदें थी वो उम्मीदों के मुताबिक केंद्र में उनको जगह नहीं मिली है। तो जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए कहीं न कहीं से ये चुनाव अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो हार हुई है उत्तर प्रदेश में उसकी भरपाई उपचुनाव के जरिए करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, कुंदरकी, जहां से शफीकुर रहमान वर्ग के जो पोते हैं जियाउर रहमान वो सांसद चुने जा चुके हैं, तो उनकी जो विधानसभा है कुंदरकी वो समाजवादी पार्टी के हिस्से में थी, मीरपुर जो है वो आरएलडी के हिस्से में थी। ये दो विधानसभा बीजेपी सपा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगर सीसामऊ जो हाजी इरफान सोलंकी थे जहां से उनकी सदस्यता जा चुकी है सजा के चलते, तो ये सपा के हिस्से में थी, ये भी बीजेपी और सपा दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। करहल विधानसभा जहां से अखिलेश यादव चुन करके गए थे विधानसभा, वो अब सांसद बने हैं कन्नौज से, तो वो सीट समाजवादी पार्टी के हिस्से में थी। वहां भी सपा और बीजेपी दोनों के लिए कहीं न कहीं से एक प्रतिष्ठा कहीं न कहीं दोनों ही पार्टियों के लिए बनी हुई है कई सीटें। वापस आते हैं आपके पास गुफरान, सत्य प्रकाश के पास चलते हैं, अयोध्या से हमारे से जुड़े हुए। सत्य प्रकाश, मिल्कीपुर सीट वो सीट है जो कि हॉट सीट मानी जा रही है और इस पर सभी की नजरें हैं। प्रतिष्ठा की लिहाज से भी ये सीट काफी अहम है, इसीलिए मुख्यमंत्री भी आज पहुंच रहे हैं। अंबेडकर नगर जाने का भी उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि अयोध्या जो सीट बहुत ही खास माना जाता है, ऐसे में जो मिल्कीपुर विधानसभा जो सीट है, क्योंकि बीते जो लोकसभा चुनाव में उसके जो विधायक रहे मिल्कीपुर अवधेश प्रसाद, वो लोकसभा में जीत हासिल करके सांसद बने और वह सीट खाली होने के बाद अब कहीं ना कहीं अयोध्या की प्रतिष्ठा पे बहुत ही खास माना जा रहा है, क्योंकि अयोध्या से इस सीट पर लोकसभा सीट पर हार जाना भाजपा के लिए सबसे बेहद महत्वपूर्ण रहा है और इसको लेकर अब मिल्कीपुर पर पूरी नजर बनाए हुए, इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं यहाँ का जिम्मा संभाल रखा है और मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचेंगे तो तमाम जनप्रतिनिधि हैं या मिल्कीपुर की जो तमाम बिल्कुल, तो यूपी में पावर शो की नई जंग शुरू हो गई। इसी के चलते अलग अलग तरीके से यहाँ पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होगा, लेकिन अभी तक डेट डिसाइड नहीं हुई है और उपचुनाव की तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन पार्टी अलग अलग मुद्दों के जरिए एक दूसरे को घेरने की कोशिश कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी।